अध्याय 5। 5 बख्तरबंद दिमाग। तुम्हारा घुटना बहुत खराब लग रहा है गोगिंस। कोई बकवास नहीं डॉक्टर। वर्क वीक में 2 दिन बचे हैं। मैं फॉलोअप के लिए मेडिकल से आऊंगा। डॉक्टर ने मेरी कैमो पैंट को ऊपर कर दिया और जब उसने मेरे दाहिने घुटने को हल्के से दबाया तो मेरे मस्तिष्क में दर्द होने लगा, लेकिन मैं इसे दिखा नहीं सका। मैं एक भूमिका निभा रहा था। मैं हरा भरा लेकिन स्वस्थ BUDS छात्र था जो लड़ाई के लिए तैयार था, और मैं इसे दूर करने के लिए इतना मुंह नहीं बना सकता था। मुझे पहले से ही पता था कि घुटने में गड़बड़ी है और एक पैर पर अगले 5 महीने के प्रशिक्षण से गुजरने की संभावना कम थी, लेकिन एक और रोल बैक स्वीकार करने का मतलब एक और नरक सप्ताह सहना था, और यह प्रक्रिया के लिए बहुत अधिक था। सूजन ज्यादा कम नहीं हुई है। कैसा लग रहा है? डॉक्टर भी भूमिका निभा रहे थे। सील उम्मीदवारों के पास नेवल स्पेशल वॉरफेयर कमांड के अधिकांश मेडिकल स्टाफ के साथ न पूछें न बताएं की सहमति थी। मैं डॉक्टर को कुछ भी बताकर उसका काम आसान नहीं करने वाला था, और वह सावधानी का पक्ष लेकर किसी आदमी के सपने को तोड़ने वाला नहीं था। उसने अपना हाथ उठाया और मेरा दर्द कम हो गया। मुझे खांसी हुई और निमोनिया एक बार फिर से मेरे फेफड़ों में धड़क रहा था जब तक कि मैंने अपनी त्वचा पर उसके स्टेथोस्कोप की ठंडी सच्चाई को महसूस नहीं किया। जब से नर्क सप्ताह बुलाया गया है, मुझे खांसी के साथ बलगम की भूरी गांठें आ रही हैं। पहले 2 दिनों तक मैं दिन रात बिस्तर पर पड़ा रहा। उन्हें एक गेटोरेड बोतल में थूक दिया, जहां मैंने उन्हें बहुत सारे निकेल की तरह संग्रहित किया। मैं मुश्किल से सांस ले पा रहा था और ज्यादा हिलडुल भी नहीं पा रहा था। हो सकता है कि मैं हेल वीक में एक बुरा मादरचोद था, लेकिन वह बकवास खत्म हो गई थी और मुझे इस तथ्य से निपटना पड़ा कि शैतान और उन प्रशिक्षकों ने मुझे भी बदनाम किया। यह ठीक है डॉक्टर, मैंने कहा। थोड़ा सख्त होना ही सब कुछ है। समय वह है जिसकी मुझे आवश्यकता थी। मैं जानता था कि दर्द से कैसे उबरना है, और मेरे शरीर ने लगभग हमेशा प्रदर्शन के साथ प्रतिक्रिया दी थी। मैं सिर्फ इसलिए नहीं छोड़ने वाला था। मेरा घुटना भौंक रहा था। अंततः यह आ ही जाएगा। डॉक्टर ने मेरे फेफड़ों और साइनस में जमाव को कम करने के लिए दवा दी और मुझे मेरे घुटने के लिए कुछ मोट्रिन दी। 2 दिनों के भीतर मेरी सांस लेने में सुधार हुआ, लेकिन मैं अभी भी अपना दाहिना पैर मोड़ नहीं पा रहा था। यह एक समस्या होगी। BUDS में उन सभी क्षणों में से जिनके बारे में मैंने सोचा था कि वे मुझे तोड़ सकते हैं, गांठ बांधने का अभ्यास मेरे रडार पर कभी दर्ज नहीं हुआ। तो फिर यह बकवास बॉय स्काउट्स नहीं था। यह पूल के 15 फुट के हिस्से में पानी के अंदर गांठ बांधने की एक ड्रिल थी। और जबकि पूल ने मुझ में नश्वर भय पैदा नहीं किया जैसा कि एक बार हुआ था, नकारात्मक रूप से उत्साहित होने के कारण मुझे यह पता था कोई पूल विकास मेरे लिए विनाशकारी हो सकता है, विशेषकर उन लोगों के लिए जो पानी की मांग करते हैं। हेल वीक से पहले भी पूल में हमारा परीक्षण किया गया था। हमें प्रशिक्षकों पर नकली बचाव करना था और एक ही सांस में बिना पंखों के 50 मीटर पानी के अंदर तैरना था। वह तैराकी पानी में एक बड़े कदम के साथ शुरू हुई और उसके बाद किसी भी गति को खत्म करने के लिए एक पूर्ण कलाबाजी खेली गई। फिर किनारे से लात मारे बिना हम अपने 25 मीटर के पूल के अंत तक लेन लाइनों के साथ तैरते रहे। दूर की तरफ हमें दीवार से टकराकर वापस तैरने की इजाजत थी। जब मैं 50 मीटर के निशान पर पहुंचा तो मैं उठ खड़ा हुआ और हांफने लगा। मेरा दिल तब तक धड़कने लगा जब तक मेरी सांसें शांत नहीं हो गईं, और मुझे एहसास हुआ कि मैं वास्तव में जटिल पानी के नीचे के विकास की श्रृंखला में से पहला पार कर चुका हूँ, जो हमें शांत रहना और सांस रोककर पानी के अंदर एकत्र होना सिखाना था।
गांठ बांधने का विकास श्रृंखला में अगला था और यह विभिन्न गांठें बांधने की हमारी क्षमता या हमारी अधिकतम सांस रोकने के तरीके के बारे में नहीं था। निश्चित रूप से दोनों कौशल उभयचर संचालन में काम आते हैं, लेकिन यह अभ्यास ऐसे वातावरण में कई तनावों से निपटने की हमारी क्षमता के बारे में था जो मानव जीवन के लिए टिकाऊ नहीं है। अपने स्वास्थ्य के बावजूद मैं कुछ आत्मविश्वास के साथ अभ्यास में आगे बढ़ रहा था। जब मैंने पानी पर चलना शुरू किया तो चीजें बदल गईं। इस तरह से ड्रिल शुरू हुई। 8 छात्र पूल के पार लटके हुए थे और अंडे तोड़ने वाले की तरह अपने हाथ और पैर हिला रहे थे। 2 अच्छे पैरों पर मेरे लिए यह काफी कठिन है, लेकिन क्योंकि मेरा दाहिना घुटना काम नहीं करता था, इसलिए मुझे अपने बाएं पैर से पानी पर चलने के लिए मजबूर होना पड़ा। इससे कठिनाई की डिग्री और मेरी हृदय गति बढ़ गई, जिससे मेरी ऊर्जा कम हो गई। इस विकास के लिए प्रत्येक छात्र को एक प्रशिक्षक नियुक्त किया गया था और साइको पीट ने विशेष रूप से मुझसे अनुरोध किया था। यह स्पष्ट था कि मैं संघर्ष कर रहा था और साइको और उसका आहत गौरव थोड़े से प्रतिफल के भूखे थे। मेरे दाहिने पैर की प्रत्येक क्रांति के साथ दर्द की सदमे की लहरें आतिशबाजी की तरह फूटती थीं। यहाँ तक कि साइको द्वारा मुझ पर नजर रखे जाने पर भी मैं इसे छिपा नहीं सका। जब मैंने मुंह बना लिया तो वह क्रिसमस की सुबह एक बच्चे की तरह मुस्कुराया। एक चौकोर गांठ बांधें, फिर एक बॉल लाइन, वह चिल्लाया। मैं इतनी कड़ी मेहनत कर रहा था कि मेरी सांस लेना मुश्किल हो रहा था, लेकिन साइको ने 2 बार भी जुदाई नहीं की। अब धिक्कार है, मैंने हवा निगली, कमर से झुका और लात मारी। ड्रिल में कुल मिलाकर 5 गांठें थीं और प्रत्येक छात्र से कहा गया था कि वे अपनी रस्सी का 8 इंच का टुकड़ा पकड़े और उन्हें पूल के तल पर एक एक करके बांध दें। हमें बीच में एक सांस आवंटित की गई थी, लेकिन हम एक ही सांस में सभी 5 गांठों के बराबर काम कर सकते थे। प्रशिक्षक ने गांठें बताईं, लेकिन गति प्रत्येक छात्र पर निर्भर थी। हमें विकास को पूरा करने के लिए मास्क या चश्मे का उपयोग करने की अनुमति नहीं थी और हमें सतह पर आने की अनुमति देने से पहले प्रशिक्षक को अंगूठे के साथ प्रत्येक गांठ को मंजूरी देनी थी। यदि वे इसके बजाय नीचे की ओर अंगूठा दिखाते हैं तो हमें उस गांठ को सही ढंग से फिर से बांधना पड़ता है, और यदि हम किसी दी गई गांठ को मंजूरी मिलने से पहले सामने आ जाते हैं तो इसका मतलब विफलता और घर का टिकट है। एक बार सतह पर वापस आने के बाद कार्यों के बीच कोई आराम या आराम नहीं था। पानी पर चलने से लगातार परहेज किया जाता था, जिसका मतलब एक पैर वाले व्यक्ति के लिए हृदय गति का बढ़ना और रक्त प्रवाह में ऑक्सीजन का लगातार जलना था। अनुवाद, गोते लगाना बेहद असुविधाजनक था और ब्लैकआउट होना एक वास्तविक संभावना थी। जब मैं अपनी गांठों पर काम कर रही थी तो साइको ने अपने मुखौटे के माध्यम से मुझे घूरकर देखा। लगभग 30 सेकंड के बाद उन्होंने दोनों को मंजूरी दे दी और हम सामने आ गए। उसने स्वतंत्र और सहज सांस ली, लेकिन मैं गीले, थके हुए कुत्ते की तरह हाँफ रहा था। मेरे घुटने में दर्द इतना तेज था कि मेरे माथे पर पसीना आ गया। जब आप बिना गर्म किए हुए पूल में पसीना बहा रहे होते हैं तो आप जानते हैं कि गंदगी हो गई है। मेरी सांस फूल रही थी, ऊर्जा कम थी और मैं इसे छोड़ना चाहता था, लेकिन इस विकास को छोड़ने का मतलब था बर्ड एस को पूरी तरह से छोड़ना, और ऐसा नहीं हो रहा था। अरे नहीं, क्या तुम्हें चोट लगी है, गोगिंस? क्या तुम्हारी चूत में कुछ रेत है? साइको ने पूछा। मैं शर्त लगा सकता हूँ कि आप आखिरी 3 गांठें एक सांस में नहीं लगा सकते। उसने यह बात मुस्कुराहट के साथ कही, जैसे वह मुझे चुनौती दे रहा हो। मैं नियम जानता था। मुझे उसकी चुनौती स्वीकार करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन इससे साइको थोड़ा बहुत खुश हो जाता और मैं इसकी अनुमति नहीं दे सकता था। मैंने सिर हिलाया और पानी में कदम बढ़ाता रहा।
गोता लगाने में तब तक देरी की जब तक कि मेरी नाड़ी ठीक नहीं हो गई और मैं एक गहरी पौष्टिक सांस नहीं ले सका। साइको के पास यह नहीं था। जब भी मैंने अपना मुंह खोला तो उसने मुझे और अधिक तनावग्रस्त करने के लिए मेरे चेहरे पर पानी के छींटे मारे। यह एक रणनीति थी जिसका उपयोग तब किया जाता था जब प्रशिक्षु घबराने लगते थे, जिससे सांस लेना असंभव हो गया। अभी जाओ वरना असफल हो जाओगे, मेरे पास समय खत्म हो जाएगा। मैंने अपने बत्तख के गोता लगाने से पहले कुछ हवा निकलने की कोशिश की और इसके बजाय साइको के छींटों वाले पानी का एक कौर चखा, क्योंकि मैं एक नकारात्मक सांस रोककर पूल के निचले भाग में गोता लगा रहा था। मेरे फेफड़े लगभग खाली थे, जिसका मतलब था कि मुझे छलांग लगाने से दर्द हो रहा था, लेकिन मैंने कुछ ही सेकंड में पहले फेफड़े को बाहर गिरा दिया। साइको ने मेरे काम की जांच करने में अपना मधुर समय बिताया। मेरा दिल हाई अलर्ट मोर्स कोड की तरह धड़क रहा था। मैंने महसूस किया कि यह मेरी छाती में उलट पुलट हो गया है, जैसे कि यह मेरी पसली के पिंजरे को तोड़कर आजादी की ओर उड़ने की कोशिश कर रहा हो। साइको ने सुतली को घूरकर देखा, उसे पलट दिया और धीमी गति में अंगूठा ऊपर उठाने से पहले उसे अपनी आंखों और उंगलियों से देखा। मैंने अपना सिर हिलाया, रस्सी खोली और अगली रस्सी मार दी। जब मेरी छाती जल गई और डायाफ्राम सिकुड़ गया, तो उसने फिर से इसका बारीकी से निरीक्षण किया, जिससे मेरे खाली फेफड़ों में हवा भरने की कोशिश की जा रही थी। मेरे घुटने में दर्द का स्तर 10 पर था। मेरी परिधीय दृष्टि में तारे एकत्रित हो गए। उन अनेक तनावों ने मुझे जेंगा टावर की तरह लड़खड़ाने पर मजबूर कर दिया था और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं बेहोश होने वाला हूँ। यदि ऐसा हुआ तो मुझे तैरकर सतह पर लाने और इधर-उधर लाने के लिए साइको पर निर्भर रहना पड़ेगा। क्या मैंने सचमुच इस आदमी पर ऐसा करने के लिए भरोसा किया था? वह मुझसे नफरत करता था। यदि वह क्रियान्वयन करने में विफल रहा तो क्या होगा? क्या होगा अगर मेरा शरीर इतना जल गया हो कि बचाव की सांस भी मुझे जगा न सके? मेरा दिमाग उन सरल विषैले सवालों से घूम रहा था जो कभी दूर नहीं होते। मैं यहाँ क्यों था? जब मैं इसे छोड़ सकता हूँ और फिर से सहज हो सकता हूँ तो कष्ट क्यों सहूं? एक गांठ ड्रिल के लिए बेहोश होने या यहाँ तक कि मौत का जोखिम क्यों उठाया जाए? मुझे पता था कि अगर मैं हार मान लेता और सतह पर आ जाता तो मेरा सील करियर वहीं खत्म हो जाता, लेकिन उस पल मैं यह समझ नहीं पाया कि मैंने कभी धोखा क्यों दिया। मैंने साइको की ओर देखा। उसने दोनों अंगूठे ऊपर उठाए और चेहरे पर बड़ी अजीब सी मुस्कान बिखेरी, जैसे वह कोई कॉमेडी शो देख रहा हो। मेरे दर्द में उनके आनंद के क्षण भर ने मुझे उन सभी बदमाशी और तानों की याद दिला दी जो मैंने एक किशोरी के रूप में महसूस किए थे, लेकिन पीड़ित की भूमिका निभाने और नकारात्मक भावनाओं को मेरी ऊर्जा को खत्म करने और मुझे सतह पर आने के लिए मजबूर करने के बजाय एक विफलता। यह ऐसा था जैसे एक नई रोशनी जगमगा उठी। मेरा दिमाग जिसने मुझे स्क्रिप्ट पलटने की इजाजत दी। समय स्थिर हो गया क्योंकि मुझे पहली बार एहसास हुआ कि मैंने हमेशा अपने पूरे जीवन को, जो कुछ भी मैंने देखा है, उसे गलत नजरिए से देखा है। हाँ, मेरे साथ जो भी दुर्व्यवहार हुआ और जिस नकारात्मकता से मुझे गुजरना पड़ा, उसने मुझे अंदर तक चुनौती दी, लेकिन उस पल में मैंने खुद को बुरी परिस्थिति के शिकार के रूप में देखना बंद कर दिया और इसके बजाय अपने जीवन को अंतिम प्रशिक्षण मैदान के रूप में देखा। मेरी कमियां मेरे दिमाग को लगातार परेशान कर रही थीं और उन्होंने मुझे साइको पीठ के साथ उस पूल में उस पल के लिए तैयार किया था। मुझे इंडियाना में जिम में अपना पहला दिन याद है। मेरी हथेलियां नरम थीं और जल्दी ही सलाखों से फट गईं क्योंकि वे स्टील को पकड़ने की आदी नहीं थीं। लेकिन समय के साथ हजारों दोहराव के बाद मेरी हथेलियों ने सुरक्षा के रूप में एक मोटी परत बना ली। जब मानसिकता की बात आती है तो यही सिद्धांत काम करता है।
जब तक आप दुर्व्यवहार और धमकाने, असफलताओं और निराशाओं जैसी कठिनाइयों का अनुभव नहीं करते, तब तक आपका मन नरम और उजागर रहेगा। जीवन के अनुभव, विशेषकर नकारात्मक अनुभव, मन को कठोर बनाने में मदद करते हैं। लेकिन यह आप पर निर्भर करता है कि वह कठोर पंक्तियां कहां तक पहुंचती हैं। यदि आप वयस्कता में स्वयं को परिस्थितियों के शिकार के रूप में देखना चुनते हैं, तो वह निर्दयी आक्रोश बन जाएगा जो आपको अपरिचित से बचाता है। यह आपको अत्यधिक सतर्क और अविश्वासी बना देगा और संभवतः दुनिया के प्रति अत्यधिक क्रोधित भी कर देगा। यह आपको बदलाव से भयभीत कर देगा और उस तक पहुंचना कठिन बना देगा, लेकिन मन से कठोर नहीं। किशोरावस्था में मैं यही था, लेकिन अपने दूसरे नर्क सप्ताह के बाद मैं कोई नया व्यक्ति बन गया था। मैं तब तक कई भयानक परिस्थितियों से लड़ चुका था और अधिक के लिए खुला और तैयार था। खुले रहने की मेरी क्षमता मेरे स्वयं के जीवन के लिए लड़ने की इच्छा का प्रतिनिधित्व करती है, जिसने मुझे दर्द के ओलावृष्टि का सामना करने और इसे अपने पीड़ित की मानसिकता पर कठोर होने के लिए उपयोग करने की अनुमति दी। वह गंदगी गायब हो गई थी, पसीने और सख्त मांस की परतों के नीचे दब गई थी और मैं भी अपने डर के प्रति संवेदनहीन होने लगा था। उस एहसास ने मुझे साइको पीट को एक बार फिर मात देने के लिए आवश्यक मानसिक बढ़त प्रदान की। उसे यह दिखाने के लिए कि वह अब मुझे चोट नहीं पहुंचा सकता, मैं जवाब में मुस्कुराया और अंधकार के कगार पर होने का एहसास दूर हो गया। अचानक मैं ऊर्जावान हो गया। दर्द कम हो गया और मुझे ऐसा लगा जैसे मैं पूरे दिन दर्द में रह सकता हूँ। साइको ने उसे मेरी आंखों में देखा। मैंने इत्मीनान से आखिरी गांठ बांध ली, पूरे समय उसकी ओर देखता रहा। जैसे ही उसका डायाफ्राम सिकुड़ा, उसने अपने हाथों से मुझे जल्दी करने का इशारा किया। आखिरकार मैंने अपनी बात पूरी कर ली। उसने मुझे तुरंत सकारात्मक जवाब दिया और सांस लेने के लिए बेताब होकर सतह पर लात मारी। मैंने अपना समय लिया, उसके साथ ऊपर की ओर गया और उसे हांफते हुए पाया, जबकि मुझे अजीब सा आराम महसूस हुआ। जब वायुसेना के पैरारेस्क्यू के दौरान चिप्स पूल में नीचे थे। प्रशिक्षण में झुक गया हूँ। इस बार मैंने पानी में एक बड़ी लड़ाई जीत ली। यह एक बड़ी जीत थी, लेकिन युद्ध खत्म नहीं हुआ था। गांठ बांधने वाले विकास को पार करने के बाद हमारे पास देक पर चढ़ने, कपड़े पहनने और कक्षा में वापस जाने के लिए 2 मिनट का समय था। पहले चरण के दौरान आमतौर पर काफी समय होता है, लेकिन हम में से बहुत से लोग, सिर्फ मैं ही नहीं, अभी भी हेल वीक से ठीक हो रहे थे और अपनी सामान्य बिजली की गति से आगे नहीं बढ़ रहे थे। इसके अलावा एक बार जब हम हेल वीक से गुजरे तो कक्षा 231 में थोड़ा रवैया समायोजन हुआ। हेल वीक आपको यह दिखाने के लिए डिजाइन किया गया है कि एक इंसान जितना आप जानते हैं उससे कहीं अधिक सक्षम है। यह आपके दिमाग को मानवीय क्षमता की वास्तविक संभावनाओं के प्रति खोलता है और इसके साथ ही आपकी मानसिकता में बदलाव आता है। अब आपको ठंडे पानी या पूरे दिन पुशअप्स करने से डर नहीं लगेगा। आपको एहसास होता है कि चाहे वे आपके साथ कुछ भी करें, वे आपको कभी नहीं तोड़ेंगे, इसलिए आप उनकी मनमानी समय सीमा तय करने में जल्दबाजी न करें। आप जानते हैं कि यदि आप ऐसा नहीं कर पाए तो प्रशिक्षक आपको पीट देंगे। मतलब पुशअप्स, भीगना और रेतीला होना, दर्द और असुविधा को बढ़ाने के लिए कुछ भी, लेकिन हम में से उन लोगों के लिए जो अभी भी मिश्रण में हैं, हमारा रवैया था तो बकवास यह हो। हम में से कोई भी अब प्रशिक्षकों से नहीं डरता था और हम नहीं थे जल्दबाजी करने वाला हूँ। उन्हें वह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। BUDS में रहते हुए मैंने बहुत सारी हार देखी थी, लेकिन उस दिन जो हमें मिला वह इतिहास में सबसे खराब में से एक के रूप में याद किया जाएगा। हमने तब तक पुशअप्स किए जब तक हम खुद को डेक से नहीं उठा सके, फिर उन्होंने हमें पीठ के बल घुमाया और फ्लटर किक की मांग की।
प्रत्येक लात मेरे लिए यातना थी। मैं दर्द के कारण अपने पैर नीचे किए रही। मैं कमजोरी दिखा रहा था और यदि आप कमजोरी दिखाते हैं तो यह चालू है। साइको और एसबीजी उतरे और बारी बारी से मुझ पर हमला किया। मैं पुशअप्स से लेकर फ्लर्ट किक्स तक और रेंगते हुए सहन करने तक चला गया। वे थक जाना। मैं महसूस कर सकता था कि मेरे घुटने के हिलते हिस्से हिल रहे हैं, तैर रहे हैं, और हर बार जब मैं भालू के रेंगने के लिए उसे मोड़ता हूँ और वह पीड़ादायक होता है। मैं सामान्य से धीमी गति से आगे बढ़ा और जानता था कि मैं टूट गया हूँ। वह सरल प्रश्न फिर से उछल पड़ा, क्यों? मैं क्या साबित करना चाह रहा था? छोड़ना ही समझदारी भरा विकल्प लग रहा था। जब तक साइको ने मेरे कान में चीख नहीं मारी तब तक सामान्यता का आराम मीठी राहत जैसा लग रहा था। तेजी से आगे बढ़ो मादरचोद। एक बार फिर एक अद्भुत एहसास मुझ पर हावी हो गया। इस बार मेरा ध्यान उससे आगे निकलने पर नहीं था। मैं अपने जीवन के सबसे बुरे दर्द में था, लेकिन पूल में मेरी जीत हुई। कुछ मिनट पहले मैं तेजी से वापस आया। आखिरकार मैंने खुद को साबित कर दिया कि मैं नेवी सील्स में शामिल होने के लिए एक सभ्य जलकर्मी था। एक नकारात्मक रूप से उत्साहित बच्चे के लिए मादक सामग्री जिसने अपने पूरे जीवन में कभी तैराकी नहीं सीखी। और मेरे वहां पहुंचने का कारण यह था कि मैंने काम किया था। पूल मेरा क्रिप्टोनाइट था। भले ही मैं सील उम्मीदवार के रूप में कहीं बेहतर तैराक था, फिर भी मैं पानी के विकास को लेकर इतना तनावग्रस्त था कि मैं सप्ताह में कम से कम 3 बार एक दिन के प्रशिक्षण के बाद पूल में जाता था। घंटों बाद पहुंच पाने के लिए मैंने 15 फुट की बाड़ को पार कर लिया। शैक्षणिक पहलू के अलावा किसी भी चीज ने मुझे तैराकी अभ्यास की तरह BUD/S की संभावनाओं के बारे में इतना नहीं डराया, और समय समर्पित करके मैं उस डर पर काबू पाने में सक्षम था और दबाव होने पर पानी के भीतर नए स्तर तक पहुंचने में सक्षम था। जब साइको और एसबीजी ने मुझे पीटा तो मैंने काम के दौरान एक कठोर दिमाग की अविश्वसनीय शक्ति के बारे में सोचा, और वह विचार एक भावना बन गया जिसने मेरे शरीर पर कब्जा कर लिया और मुझे उस पूल के चारों ओर एक भालू की तरह तेजी से घूमने के लिए मजबूर कर दिया। मैं विश्वास नहीं कर पा रहा था कि मैं क्या कर रहा था। तीव्र दर्द दूर हो गया था और वे परेशान करने वाले प्रश्न भी दूर हो गए थे। मैं पहले से कहीं अधिक कठिन परिश्रम कर रहा था, चोट और दर्द सहन करने की सीमाओं को तोड़ रहा था और एक कठोर दिमाग द्वारा दी गई दूसरी हवा पर सवार था। भालू के रेंगने के बाद मैं फ्लटर किक करने के लिए वापस चला गया और मुझे अभी भी कोई दर्द नहीं हुआ। जब हम आधे घंटे बाद पूल से बाहर निकल रहे थे, एसबीजी ने पूछा, गोगिंस, तुम्हारी गांड में ऐसा क्या घुस गया कि तुम सुपरमैन बन गए? मैं बस मुस्कुराया और पूल से बाहर चला गया। मैं कुछ भी नहीं कहना चाहता था क्योंकि मैं अभी तक यह नहीं समझ पाया था कि मैं अब क्या जानता हूँ। लाभ प्राप्त करने के लिए प्रतिद्वंद्वी की ऊर्जा का उपयोग करने के समान युद्ध की गर्मी में अपने कठोर दिमाग पर निर्भर रहना भी आपकी सोच को बदल सकता है। यह याद रखना कि आप किस दौर से गुजरे हैं और इसने आपकी मानसिकता को कैसे मजबूत किया है, यह आपको नकारात्मक मस्तिष्क पाश से बाहर निकाल सकता है और आपको उन कमजोर 1 सेकंड के आवेगों को बाईपास करने में मदद कर सकता है ताकि आप बाधाओं के माध्यम से शक्ति प्राप्त कर सकें। और जब आप एक कठोर दिमाग का लाभ उठाते हैं, जैसे कि मैंने उस दिन पूल के आसपास किया था और दर्द से लड़ते रहे, तो यह आपको अपनी सीमा से आगे बढ़ने में मदद कर सकता है, क्योंकि यदि आप दर्द को एक प्राकृतिक प्रक्रिया के रूप में स्वीकार करते हैं और हार मानने से इनकार करते हैं, तो आप इसमें शामिल हो जाएंगे सहानुभूति तंत्रिका तंत्र, जो आपके हार्मोनल प्रवाह को बदलता है। सहानुभूति तंत्रिका तंत्र आपकी लड़ाई या उड़ान प्रतिवर्त है। यह सतह के ठीक नीचे उबल रहा है, और जब आप खोए हुए हैं, तनावग्रस्त हैं या संघर्ष कर रहे हैं,
जैसे मैं तब था जब मैं एक निराश बच्चा था, तो यह आपके दिमाग का वह हिस्सा है जो बस चला रहा है। हम सभी ने पहले भी इस एहसास का स्वाद चखा है। वो सुबह जब दौड़ पर जाना होता है, आखिरी चीज जो आप करना चाहते हैं, लेकिन उसके 20 मिनट बाद आप ऊर्जावान महसूस करते हैं, वह सहानुभूति तंत्रिका तंत्र का काम है। मैंने जो पाया है वह यह है कि जब तक आप अपने दिमाग को प्रबंधित करना जानते हैं, तब तक आप ऑन कॉल इसका लाभ उठा सकते हैं। जब आप नकारात्मक आत्मचर्चा में लिप्त होते हैं, तो सहानुभूतिपूर्ण प्रतिक्रिया के उपहार पहुंच से बाहर रहेंगे। हालांकि यदि आप दर्द के उन क्षणों को प्रबंधित कर सकते हैं जो अधिकतम प्रयास के साथ आते हैं, यह याद करके कि आपने अपने जीवन में उस बिंदु तक पहुंचने के लिए क्या किया है, तो आप दृढ़ रहने और उड़ान के बजाय लड़ाई को चुनने की बेहतर स्थिति में होंगे। यह आपको सहानुभूतिपूर्ण प्रतिक्रिया के साथ आने वाले एड्रेनालाइन का और भी अधिक उपयोग करने की अनुमति देगा। काम और स्कूल में आने वाली बाधाओं को भी आपके कठोर दिमाग से दूर किया जा सकता है। उन मामलों में किसी दिए गए फ्लैश पॉइंट के माध्यम से आगे बढ़ने से सहानुभूतिपूर्ण प्रतिक्रिया मिलने की संभावना नहीं है, लेकिन यह आपको अपनी क्षमताओं के बारे में महसूस होने वाले किसी भी संदेह को दूर करने के लिए प्रेरित रखेगा। चाहे कोई भी कार्य हाथ में हो, आत्मसंदेह का अवसर हमेशा रहता है। जब भी आप किसी सपने को पूरा करने या कोई लक्ष्य निर्धारित करने का निर्णय लेते हैं, तो आपके सामने वे सभी कारण आने की संभावना होती है जिनकी वजह से सफलता की संभावना कम होती है। इसके लिए मानव मस्तिष्क की गड़बड़ विकासवादी वायरिंग को दोष दें, लेकिन आपको अपना संदेह कॉकपिट में नहीं आने देना है। आप बैकसीट ड्राइवर के रूप में संदेह बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन यदि आप पायलट की सीट पर संदेह रखते हैं, तो हार की गारंटी है। यह याद रखना कि आप पहले भी कठिनाइयों से गुजर चुके हैं और फिर से लड़ने के लिए हमेशा जीवित रहे हैं। आपके दिमाग में बातचीत बदल जाती है। यह आपको संदेह को नियंत्रित करने और प्रबंधित करने की अनुमति देगा और काम को पूरा करने के लिए आवश्यक प्रत्येक कदम उठाने पर आपका ध्यान केंद्रित रखेगा। सरल लगता है ना? यह नहीं है। बहुत कम लोग अपने विचारों और शंकाओं के उमड़ने के तरीके को नियंत्रित करने की कोशिश करने की जहमत उठाते हैं। हम में से अधिकांश लोग अपने दिमाग के गुलाम हैं। जब अपनी विचार प्रक्रिया में महारत हासिल करने की बात आती है, तो अधिकांश लोग पहला प्रयास भी नहीं करते हैं, क्योंकि यह कभी न खत्म होने वाला काम है और हर बार सही होना असंभव है। औसत व्यक्ति प्रति घंटे 2000 से 3000 विचार सोचता है। वह प्रति मिनट 30 से 50। उनमें से कुछ शॉट गोलकीपर द्वारा फिसल जाएंगे। यह अपरिहार्य है, खासकर यदि आप जीवन भर साथ निभाते हैं। अपनी विचार प्रक्रिया को प्रबंधित करने का तरीका सीखने के लिए शारीरिक प्रशिक्षण सबसे उपयुक्त है, क्योंकि जब आप वर्कआउट कर रहे होते हैं तो आपका ध्यान एक तरफ केंद्रित होने की अधिक संभावना होती है और तनाव और दर्द के प्रति आपकी प्रतिक्रिया तत्काल और मापने योग्य होती है। क्या आप जोर से हथौड़ा मारते हैं और उस व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ को छीन लेते हैं जैसा आपने कहा था, या आप बिखर जाते हैं? यह निर्णय शायद ही कभी शारीरिक क्षमता पर निर्भर करता है। यह लगभग हमेशा ही होता है। यह इस बात का परीक्षण है कि आप अपने दिमाग को कितनी अच्छी तरह प्रबंधित कर रहे हैं। यदि आप प्रत्येक विभाजन के माध्यम से खुद को आगे बढ़ाते हैं और उस ऊर्जा का उपयोग एक मजबूत गति बनाए रखने के लिए करते हैं, तो आपके पास तेज समय रिकॉर्ड करने का एक बड़ा मौका है। माना कुछ दिनों में ऐसा करना दूसरों की तुलना में आसान होता है, और घड़ी या स्कोर वैसे भी कोई मायने नहीं रखता। जब आप शराब छोड़ना चाहते हैं, तो सबसे अधिक जोर लगाना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह आपके दिमाग को शांत करने में मदद करता है।
यही कारण है कि आपको अपना सर्वश्रेष्ठ कार्य तब करना पड़ता है जब आप सबसे कम प्रेरित होते हैं। यही कारण है कि मुझे BUD/S में PT पसंद है और यही कारण है कि मैं इसे आज भी पसंद करता हूँ। शारीरिक चुनौतियाँ मेरे दिमाग को मजबूत करती हैं, इसलिए मैं जीवन में आने वाली हर परिस्थिति के लिए तैयार हूँ और यह आपके लिए भी ऐसा ही करेगी। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इसे कितनी अच्छी तरह से लागू करते हैं। एक कठोर दिमाग टूटी हुई हड्डियों को ठीक नहीं कर सकता। BUD/S कंपाउंड तक 1 मील लंबी पदयात्रा पर जीत की भावना लुप्त हो गई और मैं महसूस कर सकता था कि मैंने कितना नुकसान किया है। मेरे सामने 20 सप्ताह का प्रशिक्षण था, आगे दर्जनों विकास थे और मैं मुश्किल से चल पा रहा था। हालांकि मैं अपने घुटने के दर्द से इनकार करना चाहता था, लेकिन मुझे पता था कि मेरी चुदाई हुई है, इसलिए मैं लंगड़ाते हुए सीधे मेडिकल के पास गया। जब उसने मेरा घुटना देखा तो डॉक्टर ने कुछ खास नहीं कहा। उन्होंने बस अपना सिर हिलाया और मुझे एक्सरे कराने के लिए भेजा, जिसमें पता चला कि घुटने की टोपी टूटी हुई है। BUD/S में जब रिजर्विस्ट को ऐसी चोटें लगती हैं जिन्हें ठीक होने में काफी समय लगता है, तो उन्हें घर भेज दिया जाता है और मेरे साथ भी यही हुआ। मैं हतोत्साहित होकर बैसाखी के बल वापस बैरक में आ गया और जांच करते समय मैंने कुछ लोगों को देखा जिन्होंने हेल वीक के दौरान नौकरी छोड़ दी थी। जब मैंने पहली बार घंटी के नीचे पंक्तिबद्ध उनके हेलमेटों पर नजर डाली तो मुझे उनके लिए खेद महसूस हुआ, क्योंकि मैं हार मानने की खोखली भावना को जानता था। लेकिन उन्हें आमने सामने देखकर मुझे याद आया कि विफलता जीवन का एक हिस्सा है और अब हम सभी को आगे बढ़ना होगा। मैंने नहीं छोड़ा था, इसलिए मुझे पता था कि मुझे वापस आमंत्रित किया जाएगा, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इसका मतलब तीसरा नरक सप्ताह होगा या नहीं, या अगर 2 बार लुढ़कने के बाद भी मुझ में दर्द के एक और तूफान से लड़ने की तीव्र इच्छा है, जिसमें सफलता की कोई गारंटी नहीं है। मेरे चोट के रिकॉर्ड को देखते हुए मैं ऐसा कैसे कर सकता था? मैंने BUD/S कंपाउंड को पहले से कहीं अधिक आत्म जागरूकता और अपने दिमाग पर अधिक नियंत्रण के साथ छोड़ दिया, लेकिन मेरा भविष्य उतना ही अनिश्चित था। हवाई जहाजों ने मुझे हमेशा भयभीत कर दिया है, इसलिए मैंने ट्रेन लेने का फैसला किया। सैन डिएगो से शिकागो तक, जिसने मुझे सोचने के लिए पूरे 3 दिन दिए और मेरा दिमाग पूरी तरह से खराब हो गया। पहले दिन मुझे नहीं पता था कि मैं अब सील बनना चाहता हूँ या नहीं। मैंने बहुत कुछ पार कर लिया था। मैंने हेल वीक को हराया, एक कठोर दिमाग की ताकत का एहसास किया और पानी के प्रति अपने डर पर विजय प्राप्त की। शायद मैं अपने बारे में पहले ही काफी कुछ जान चुका हूँ। मुझे और क्या साबित करने की जरूरत थी? दूसरे दिन मैंने उन सभी अन्य नौकरियों के बारे में सोचा जिनके लिए मैं साइन अप कर सकता था। शायद मुझे आगे बढ़ना चाहिए और फायर फाइटर बनना चाहिए। यह एक खराब काम है और यह एक अलग तरह का हीरो बनने का अवसर होगा। लेकिन तीसरे दिन जैसे ही ट्रेन शिकागो की ओर मुड़ी, मैं एक फोन बूथ के आकार के बाथरूम में चला गया और अकाउंटेबिलिटी मिरर से चेक इन किया। क्या आप सचमुच ऐसा ही महसूस करते हैं? क्या आप वाकई सील को त्यागने और नागरिक फायरमैन बनने के लिए तैयार हैं? मैं 5 तक अपने आप को देखता रहा। कुछ मिनट पहले मैंने अपना सिर हिलाया। मैं झूठ नहीं बोल सकता। मुझे अपने आप को जोर से सच बताना पड़ा। मुझे डर लग रहा है। मुझे उस सारी गंदगी से दोबारा गुजरने से डर लगता है। मुझे पहले दिन, पहले सप्ताह से डर लगता है। तब तक मेरा तलाक हो चुका था, लेकिन मेरी पूर्व पत्नी पाम मुझे इंडियानापोलिस में मेरी माँ के घर ले जाने के लिए ट्रेन स्टेशन पर मुझसे मिली। पाम अभी भी ब्राजील में रह रहा था। जब मैं सैन डिएगो में था तब हम संपर्क में थे
और ट्रेन प्लेटफार्म पर भीड़ के बीच एक दूसरे को देखने के बाद हम अपनी आदतों पर वापस आ गए और बाद में उस रात हम बिस्तर पर गिर गए। उस पूरी गर्मी में मई से नवंबर तक मैं मिडवेस्ट में रहा, ठीक हुआ और फिर अपने घुटने का पुनर्वास किया। मैं अभी भी एक रिजर्विस्ट था, लेकिन नेवी सील प्रशिक्षण में वापस जाने के बारे में अनिर्णित था। मैंने मरीन कोर में देखा। मैंने मुट्ठी भर अग्निशमन इकाइयों के लिए आवेदन प्रक्रिया का पता लगाया, लेकिन अंततः BUDS परिसर में कॉल करने के लिए तैयार होकर फोन उठाया। उन्हें मेरा अंतिम उत्तर चाहिए था। मैं टेलीफोन पकड़कर वहीं बैठ गया और सील प्रशिक्षण की दुर्दशा के बारे में सोचने लगा। अरे, आप केवल खाने के लिए प्रतिदिन 6 मील दौड़ते हैं, इसमें आपकी प्रशिक्षण दौड़ शामिल नहीं है। मैंने पूरे दिन नदी के किनारे भारी भरकम नावों और लकड़ियों को अपने सिर पर रखकर तैरने और चप्पू चलाने की कल्पना की। मैंने घंटों सिटअप्स, पुशअप्स, फ्लटर किक्स और ओकोस का अभ्यास किया। मुझे रेत में इधर उधर लौटने, दिन रात चोद कर सताए जाने का एहसास याद आया। मेरी यादें एक मन शरीर का अनुभव थीं और मुझे अपनी हड्डियों में गहराई तक ठंड महसूस हुई। एक सामान्य व्यक्ति हार मान लेगा। वे कहेंगे, इसे बकवास करो, यह बिल्कुल नहीं होना चाहिए था, और यातना देने से इनकार कर देते थे। स्वयं 1 मिनट अधिक। लेकिन मैं सामान्य नहीं था। जैसे ही मैंने नंबर डायल किया, नकारात्मकता एक क्रोधित छाया की तरह उभर आई। मैं यह सोचे बिना नहीं रह सका कि मुझे इस धरती पर पीड़ा सहने के लिए रखा गया है। मेरे निजी राक्षस, भाग्य, भगवान या शैतान मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ देते। मैं खुद को साबित करने की कोशिश करते करते थक गया था। मैं अपने मन को कठोर बनाकर थक गया हूँ। मानसिक रूप से मैं थक चुका था। साथ ही थका हुआ होना कठोर होने की कीमत है, और मुझे पता था कि अगर मैंने छोड़ दिया तो वे भावनाएं और विचार यूं ही खत्म नहीं होंगे। छोड़ने की कीमत आजीवन शुद्धिकरण जैसी होगी। मैं यह जानकर फंस जाऊंगा कि मैं अंतिम छोर तक लड़ाई में नहीं टिक पाया। बाहर हो जाने में कोई शर्म की बात नहीं है। शर्म तब आती है जब आप माँ का तौलिया फेंक देते हैं, और यदि मैं पीड़ा सहने के लिए पैदा हुआ हूँ तो मैं अपनी दवा भी ले सकता हूँ। प्रशिक्षण अधिकारी ने मेरा वापस स्वागत किया और पुष्टि की कि मैं पहले दिन पहले सप्ताह से शुरुआत कर रहा हूँ। जैसा कि अपेक्षित था, मेरी भूरी शर्ट को सफेद शर्ट से बदलना होगा, और उसके पास साझा करने के लिए धूप का एक और टुकड़ा था। जैसा कि आप जानते हैं, गोगिंस, उन्होंने कहा, यह आखिरी बार होगा जब हम आपको BUDS प्रशिक्षण से गुजरने की अनुमति देंगे। यदि आप घायल हो जाते हैं तो बस इतना ही। हम तुम्हें दोबारा वापस नहीं आने देंगे। रोजर दैट, मैंने कहा। कक्षा 235 केवल 4 सप्ताह में तैयार हो जाएगी। मेरा घुटना अभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं था, लेकिन बेहतर होगा कि मैं तैयार हो जाऊं क्योंकि अंतिम परीक्षण शुरू होने वाला था। फोन रखने के कुछ ही सेकंड के भीतर पाम ने फोन किया और कहा कि उसे मुझसे मिलना है। यह अच्छा समय था। मैं फिर से शहर छोड़ रहा था। उम्मीद है कि इस बार अच्छा होगा, और मुझे उसके साथ बराबरी करने की जरूरत थी। हम एक दूसरे का आनंद ले रहे थे, लेकिन मेरे लिए यह हमेशा एक अस्थायी चीज थी। हमारी एक बार शादी हो चुकी थी और हम अभी भी पूरी तरह से अलग विश्व दृष्टिकोण वाले अलग अलग लोग थे। यह नहीं बदला था, और जाहिर तौर पर मेरी कुछ असुरक्षाएं भी नहीं बदली थीं, क्योंकि उन्होंने मुझे उस चीज पर वापस जाने के लिए मजबूर कर दिया था जो परिचित थी। पागलपन एक ही चीज को बार बार करना और एक अलग परिणाम की उम्मीद करना है। हम कभी काम नहीं करेंगे और यह कहने का समय आ गया है। उसकी खबर सबसे पहले उसे ही मिली। मुझे देर हो गई है, उसने कहा, जैसे ही वह भूरे रंग के पेपर बैग को हाथ में लेकर दरवाजे से अंदर घुसी।
पसंद देर जब वह बाथरूम में गायब हो गई तो वह उत्साहित और घबराई हुई लग रही थी। जब मैं अपने बिस्तर पर लेटा हुआ छत की ओर देख रहा था तो मैं बैग के सिकुड़ने और पैकेज के फटने की आवाज सुन सकता था। कुछ मिनट बाद उसने बाथरूम का दरवाजा खोला। उसकी मुट्ठी में गर्भावस्था परीक्षण था और उसके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान थी। मुझे यह पता था। उसने अपना निचला होंठ काटते हुए कहा, देखो डेविड, हम गर्भवती हैं। मैं धीरे से खड़ा हुआ। उसने मुझे अपनी हर चीज के साथ गले लगा लिया और उसकी उत्तेजना ने मेरा दिल तोड़ दिया। इसे इस तरह नहीं जाना चाहिए था। मैं तैयार नहीं था। मेरा शरीर अभी भी टूटा हुआ था। मुझ पर $30,000 का क्रेडिट कार्ड कर्ज था और मैं अभी भी केवल एक आरक्षित व्यक्ति था। मेरे पास अपना कोई पता नहीं था और न ही कोई कार थी। मैं अस्थिर था और इसने मुझे बहुत असुरक्षित बना दिया था। साथ ही मुझे इस महिला से प्यार भी नहीं था। जब मैंने उसके कंधे पर लगे जवाबदेही दर्पण को देखा तो मैंने खुद से यही कहा, वह दर्पण जो कभी झूठ नहीं बोलता। मैंने नजरें फेर ली। पाम अपने माता पिता के साथ समाचार साझा करने के लिए घर गई। मैं उसे अपनी माँ के घर के दरवाजे तक ले गया, फिर सोफे पर गिर गया। कोरोनाडो में मुझे ऐसा लगा जैसे मैं अपने खराब अतीत के साथ समझौता कर चुका हूँ और वहाँ कुछ शक्ति पाई है और यहाँ मुझे एक बार फिर से चूसा गया। अब यह सिर्फ मेरे और सील बनने के मेरे सपनों के बारे में नहीं था। मेरे पास सोचने के लिए एक परिवार था जिसने जोखिम को बहुत अधिक बढ़ा दिया। अगर मैं इस बार असफल हो गया तो इसका मतलब यह नहीं होगा कि मैं भावनात्मक और आर्थिक रूप से शून्य पर वापस जा रहा हूँ, बल्कि मैं अपने नए परिवार को अपने साथ वहाँ लाऊंगा। जब मेरी माँ घर आई तो मैंने उसे सब कुछ बताया और जैसे ही हम बात कर रहे थे बांध टूट गया और मेरा डर, उदासी और संघर्ष मेरे अंदर से फूटकर बाहर आ गया। मैंने अपना सिर अपने हाथों पर रख लिया और सिसकने लगा। माँ, मेरे जन्म से लेकर अब तक मेरा जीवन एक दुःस्वप्न रहा है, एक दुःस्वप्न जो लगातार बदतर होता जा रहा है, मैंने कहा। मैं जितना कठिन प्रयास करता हूँ, मेरा जीवन उतना ही कठिन होता जाता है। मैं उससे बहस नहीं कर सकती, डेविड, उसने कहा। मेरी माँ नरक जानती थी और वह मुझे बच्चा देने की कोशिश नहीं कर रही थी। उसके पास कभी नहीं था। लेकिन मैं तुम्हें इतना अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम्हें इससे निकलने का रास्ता मिल जाएगा। मुझे करना होगा, मैंने अपनी आंखों से आंसू पोंछते हुए कहा। मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। उसने मुझे अकेला छोड़ दिया और मैं पूरी रात उस सोफे पर बैठा रहा। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मुझसे सब कुछ छीन लिया गया है, लेकिन मैं अभी भी सांस ले रहा था, जिसका मतलब था कि मुझे आगे बढ़ने का कोई रास्ता खोजना होगा। मुझे संदेह को विभाजित करना पड़ा और यह विश्वास करने की ताकत ढूंढनी पड़ी कि मैं कुछ थकेहारे नेवी सील अस्वीकारों से कहीं अधिक बनने के लिए पैदा हुआ हूँ। हेल वीक के बाद मुझे लगा कि मैं अटूट हो गया हूँ, फिर भी एक हफ्ते के भीतर ही मुझे बाहर कर दिया गया। आखिरकार मैं समतल नहीं हुआ था। मैं अभी भी बेकार नहीं था और अगर मुझे अपने टूटे हुए जीवन को ठीक करना है तो मुझे और अधिक बनना होगा। उस सोफे पर मुझे एक रास्ता मिल गया। तब तक मैंने सीख लिया था कि खुद को कैसे जवाबदेह बनाना है और मुझे पता था कि मैं युद्ध की गर्मी में एक आदमी की आत्मा को ले सकता हूँ। मैंने कई बाधाओं को पार कर लिया था और महसूस किया कि उनमें से प्रत्येक अनुभव ने मेरे दिमाग को इतना कठोर बना दिया था कि मैं किसी भी चुनौती का सामना कर सकता था। उस सब से मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मैंने अपने पिछले राक्षसों से निपट लिया है, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मैं उन्हें नजरअंदाज कर रहा था। मेरे पिता के हाथों, उन सभी लोगों द्वारा जो मुझे निगर कहते थे, दुर्व्यवहार की मेरी यादें कुछ जीतों के बाद भी खत्म नहीं हुई।
वे क्षण मेरे अवचेतन में गहराई तक समा गए थे और परिणामस्वरूप मेरी नींद टूट गई थी। एक इंसान में आपका चरित्र आपकी नींव है, और जब आप सफलताओं का एक समूह बनाते हैं और एक खराब नींव पर और भी अधिक असफलताओं का ढेर लगाते हैं, तो वह संरचना जो कि स्वयं है, मजबूत नहीं होगी। एक बख्तरबंद दिमाग विकसित करने के लिए एक मानसिकता इतनी कठोर और कठोर कि यह बुलेट प्रूफ बन जाती है। आपको अपने सभी भय और असुरक्षाओं के स्रोत तक जाने की जरूरत है। हम में से अधिकांश लोग अपनी असफलताओं और बुरे रहस्यों को गलीचे के नीचे छिपा देते हैं, लेकिन जब हम समस्याओं में फंसते हैं तो वह गलीचा ऊपर उठ जाता है और हमारा अंधकार फिर से उभर आता है। हमारी आत्मा में बाढ़ आ जाती है और उन निर्णयों को प्रभावित करती है जो हमारे चरित्र को निर्धारित करते हैं। मेरा डर कभी भी सिर्फ पानी के बारे में नहीं था, और कक्षा 235 के प्रति मेरी चिंताएं पहले चरण के दर्द के बारे में नहीं थीं। वे उन संक्रमित घावों से रिस रहे थे जिनके साथ मैं जीवन भर घूमता रहा, और मेरा उन्हें नकारना खुद को नकारने जैसा था। मैं अपना सबसे बड़ा दुश्मन था। यह दुनिया या भगवान या शैतान नहीं था जो मुझे पाने के लिए निकला था, वह मैं था। मैं अपने अतीत को अस्वीकार कर रहा था और इसलिए स्वयं को अस्वीकार कर रहा था। मेरी नींव, मेरा चरित्र आत्मस्वीकृति द्वारा परिभाषित किया गया था। मेरा सारा डर उस गहरी बेचैनी से आया था जो मैं डेविड गोगिंस होने के कारण झेल रहा था। यहाँ तक कि जब मैं उस बिंदु पर पहुँच गया जहाँ मुझे अब इसकी परवाह नहीं रही कि दूसरे मेरे बारे में क्या सोचते हैं, मैं अभी भी स्वीकार करने में परेशानी हो रही है मुझे। जो कोई भी स्वस्थ दिमाग और शरीर वाला है वह बैठ सकता है और अपने जीवन में 20 चीजों के बारे में सोच सकता है जो अलग हो सकती थीं, जहां शायद उन्हें उचित झटका नहीं मिला और जहां उन्होंने कम से कम प्रतिरोध का रास्ता अपनाया। यदि आप उन कुछ लोगों में से एक हैं जो इसे स्वीकार करते हैं, उन घावों को भरना चाहते हैं और अपने चरित्र को मजबूत करना चाहते हैं, तो यह आप पर निर्भर है कि आप अपने अतीत में वापस जाएं और उन घटनाओं और अपने सभी नकारात्मक प्रभावों का सामना करके खुद के साथ शांति बनाएं और उन्हें अपने चरित्र में कमजोर बिंदुओं के रूप में स्वीकार करना। जब आप अपनी कमजोरियों को पहचानेंगे और स्वीकार करेंगे, तभी आप अंततः अपने अतीत से भागना बंद कर देंगे। फिर उन घटनाओं को बेहतर बनने और मजबूत बनने के लिए ईंधन के रूप में अधिक कुशलता से उपयोग किया जा सकता है। वहीं माँ के सोफे पर जैसे ही रात के आकाश में चंद्रमा ने अपनी चाप जलाई, मुझे अपने राक्षसों का सामना करना पड़ा। मैंने खुद का सामना किया। मैं अब अपने पिता से भाग नहीं सकता था। मुझे यह स्वीकार करना पड़ा कि वह मेरा ही हिस्सा था और उसके झूठ बोलने, धोखा देने वाले चरित्र ने मुझे स्वीकार करने से कहीं अधिक प्रभावित किया। उस रात से पहले मैं यह सच बताने के बजाय कि मैं कहां से आया हूं, लोगों को बताता था कि मेरे पिता की मृत्यु हो गई है। यहाँ तक कि सील्स में भी मैंने वह झूठ दोहराया। मैं जानता था क्यों। जब आप पीटते हैं तो आप अपने गधे को लात मारने को स्वीकार नहीं करना चाहते हैं। यह आपको बहुत मर्दाना महसूस नहीं कराता है, इसलिए सबसे आसान काम इसके बारे में भूल जाना और आगे बढ़ना है। ऐसा दिखाओ कि ऐसा कभी हुआ ही नहीं, अब और नहीं। आगे चलकर मेरे लिए अपने जीवन को दोहराना बहुत महत्वपूर्ण हो गया, क्योंकि जब आप बारीक दांतों वाली कंघी से अपने अनुभवों की जांच करते हैं और देखते हैं कि आपकी समस्याएं कहां से आती हैं, तो आप दर्द और दुर्व्यवहार को सहन करने में ताकत पा सकते हैं। ट्रुनिस गोगिंस को अपने हिस्से के रूप में स्वीकार करके मैं ईंधन के रूप में जहां से आया हूं उसका उपयोग करने के लिए स्वतंत्र था। मुझे एहसास हुआ कि बाल शोषण की प्रत्येक घटना जो मेरी जान ले सकती थी ने मुझे नरक के समान कठोर और समुराई के ब्लेड के समान तेज बना दिया। यह सच है कि मेरे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया गया था,
लेकिन उस रात मैं इसे अपनी पीठ पर 50 पाउंड का वजन लेकर 100 मील की दौड़ दौड़ने के समान समझने लगा था। क्या मैं अभी भी उस दौड़ में प्रतिस्पर्धा कर सकता हूँ, भले ही बाकी सभी लोग 130 पाउंड वजन के साथ स्वतंत्र और आसानी से दौड़ रहे हों? एक बार जब मैं अपना वजन कम कर लूंगा तो मैं कितनी तेजी से दौड़ पाऊंगा। मैं अभी अल्ट्रा के बारे में सोच भी नहीं रहा था। मेरे लिए दौड़ ही जीवन थी और जितना अधिक मैंने जायजा लिया उतना ही अधिक मुझे एहसास हुआ कि मैं आने वाली गड़बड़ घटनाओं के लिए कितना तैयार था। जीवन ने मुझे आग में डाल दिया था, मुझे बाहर निकाला और मुझ पर बार बार हथौड़ा चलाया और बड एस कड़ाही में वापस गोता लगाते हुए एक कैलेंडर वर्ष में तीसरे नर्क सप्ताह को महसूस करते हुए मुझे दर्द में पीएचडी की उपाधि से सम्मानित किया जाएगा। मैं बनने ही वाला था अब तक बनी सबसे तेज तलवार। मैं एक मिशन पर कक्षा 235 तक पहुंचा और प्रथम चरण के अधिकांश समय में अपने तक ही सीमित रहा। पहले दिन उस कक्षा में 156 पुरुष थे। मैं अभी भी आगे से नेतृत्व कर रहा था, लेकिन इस बार मैं हेल वीक के दौरान किसी की मदद करने के बारे में नहीं था। मेरे घुटने में अभी भी दर्द था और मुझे अपनी गांड को बड एस से बाहर निकालने के लिए हर औंस ऊर्जा लगानी पड़ी। अगले 6 महीनों में मेरे पास सब कुछ था और मुझे इस बारे में कोई भ्रम नहीं था कि इसे पार करना कितना कठिन होगा। मामला इस प्रकार है। शॉन डॉब्स फ्लोरिडा के जैक्सनविल में गरीबी में पले बढ़े। उसने कुछ उन्हीं राक्षसों से लड़ाई की जिनसे मैंने लड़ाई की थी और वह अपने कंधे पर एक चिप लेकर कक्षा में आया था। तुरंत मैं देख सकता था कि वह एक विशिष्ट स्वाभाविक एथलीट था। वह सभी रनों में सबसे आगे या उसके निकट था। उसने कुछ ही दोहराव के बाद 8:30 में ओकोर्स पर आक्रमण कर दिया और उसने जानता था वह एक बुरा मादरचोद था। फिर जैसा कि ताओवादी कहते हैं, जो जानते हैं वे बोलते नहीं हैं और जो बोलते हैं ठीक है वे बकवास नहीं जानते हैं। हेल वीक शुरू होने से पहले की रात उसने कक्षा 235 के लोगों के बारे में बहुत शोर शराबा किया। ग्राइंडर पर पहले से ही 55 हेलमेट थे और उसे यकीन था कि अंत में वह मुट्ठी भर स्नातकों में से एक होगा। उसने उन लोगों का उल्लेख किया जानता था वह इसे हेल वीक के माध्यम से बनाएगा और उसने उन लोगों के बारे में बहुत सारी बकवास बातें भी की जानता था छोड़ देंगे। उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि वह अपनी कक्षा में दूसरों के मुकाबले खुद को मापने की क्लासिक गलती कर रहा था। जब उन्होंने उन्हें विकास में हरा दिया या पीटी के दौरान उनसे बेहतर प्रदर्शन किया तो उन्हें इस पर बहुत गर्व हुआ। इससे उनका आत्मविश्वास और प्रदर्शन बढ़ा। बड एस में ऐसा कुछ करना सामान्य और स्वाभाविक है। यह उन अल्फा पुरुषों की प्रतिस्पर्धी प्रकृति का हिस्सा है जो सील्स की ओर आकर्षित होते हैं, लेकिन उन्हें इस बात का एहसास नहीं था कि हेल वीक के दौरान आपको जीवित रहने के लिए एक ठोस नाव चालक दल की आवश्यकता होती है, जिसका अर्थ है अपने सहपाठियों पर निर्भर रहना, न कि उन्हें हराना। जब वह बात कर रहा था, मैंने नोटिस किया। उसे पता नहीं था कि उसके लिए क्या होने वाला है और नींद की कमी और ठंडा रहना आपको कितना परेशान करता है। वह पता लगाने ही वाला था। हेल वीक के शुरुआती घंटों में उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन विकास और समयबद्ध रनों में अपने सहपाठियों को हराने का वही अभियान समुद्र तट पर आ गया। 5'4" और 188 पाउंड के डॉब्स को फायर हाइड्रेंट की तरह बनाया गया था, लेकिन चूंकि वह छोटा था इसलिए उसे प्रशिक्षकों द्वारा स्मर्फ्स कहे जाने वाले छोटे लोगों के एक नाव चालक दल को सौंपा गया था। वास्तव में साइको पीट ने सिर्फ उनके साथ जुदाई करने के लिए उन्हें अपनी नाव के सामने पापा स्मर्फ की तस्वीर बनाने के लिए कहा। हमारे प्रशिक्षकों ने इसी तरह का काम किया। उन्होंने आपको तोड़ने का कोई भी तरीका खोजा और डॉब्स के साथ यह काम कर गया।
उसे उन लोगों के साथ समूह में रहना पसंद नहीं था जिन्हें वह छोटा और कमजोर समझता था, और इसका गुस्सा उसने अपने साथियों पर निकाला। अगले दिन वह हमारी आंखों के सामने अपने ही दल को कुचल देगा। उसने नाव या लट्ठे के सामने की स्थिति संभाली और रनों की तीव्र गति निर्धारित की। अपने दल के साथ जांच करने और कुछ सुरक्षित रखने के बजाय वह छलांग से बाहर चला गया। मैं हाल ही में उनके पास पहुंचा और उन्होंने कहा कि उन्हें बर्ड एस याद है जैसे कि पिछले हफ्ते हुआ था। उन्होंने कहा, मैं अपने ही लोगों पर कुल्हाड़ी चला रहा हूं। मैं जानबूझकर उन्हें पीट रहा था, लगभग वैसे ही जैसे अगर मैंने लोगों को छोड़ने के लिए कहा तो यह मेरे हेलमेट पर एक चेक मार्क था। सोमवार की सुबह तक उन्होंने इसका अच्छा काम कर लिया। उसके 2 लोगों ने नौकरी छोड़ दी थी और इसका मतलब था कि 4 छोटे लोगों को अपनी नाव और लकड़ी खुद ही उठानी थी। उसने स्वीकार किया कि वह उस समुद्र तट पर अपने ही राक्षसों से लड़ रहा था, कि उसकी बुनियाद दरक गई। उन्होंने कहा, मैं कम आत्मसम्मान वाला एक असुरक्षित व्यक्ति था जो कुल्हाड़ी मारने की कोशिश कर रहा था, और मेरे अपने अहंकार और असुरक्षा ने मेरे जीवन को और अधिक कठिन बना दिया। अनुवाद: उसका मन ऐसे टूट गया जिसका अनुभव उसने पहले या बाद में कभी नहीं किया था। सोमवार दोपहर को हमने खाड़ी में तैराकी की और जब वह पानी से बाहर आया तो उसे दर्द हो रहा था। उसे देखने से यह स्पष्ट था कि वह मुश्किल से चल पा रहा था और उसका दिमाग लड़खड़ा रहा था। हमने आंखें बंद कर लीं और मैंने देखा कि वह खुद से वे सरल प्रश्न पूछ रहा था और उसे कोई उत्तर नहीं मिल रहा था। वह बिल्कुल वैसा ही दिखता था जैसा मैं तब दिखता था जब मैं पैरारेस्क्यू में था, बाहर निकलने का रास्ता खोज रहा था। तब से डॉब्स पूरे समुद्र तट पर सबसे खराब प्रदर्शन करने वालों में से एक था और इसने उसे बुरी तरह परेशान कर दिया। उन्होंने कहा, जिन लोगों को मैंने कीड़ों से भी नीचे की श्रेणी में रखा था वे सभी मुझे लात मार रहे थे। जल्द ही उसके चालक दल में 2 लोग रह गए और वह लंबे लोगों के साथ दूसरे नाव चालक दल में चला गया। जब उन्होंने नाव का सिर ऊंचा किया तो वह उस कमीने तक पहुंचने में भी सक्षम नहीं था और उसके आकार और उसके अतीत के बारे में उसकी सारी असुरक्षाएं थीं। उस पर ध्यान देना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा, मुझे विश्वास होने लगा कि मैं वहां नहीं हूं, कि मैं आनुवंशिक रूप से हीन था। यह ऐसा था जैसे मेरे पास महाशक्तियां थीं और मैंने उन्हें खो दिया है। मैं अपने दिमाग में एक ऐसी जगह पर था जहां मैं कभी नहीं गया था और मेरे पास कोई रोड मैप नहीं था। इस बारे में सोचें कि वह उस समय कहां था। इस आदमी ने बर्ड एस के पहले कुछ हफ्तों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया था। वह शून्य से आया था और एक अभूतपूर्व एथलीट था। जिस रास्ते पर वह झुक सकता था उसके पास बहुत सारे अनुभव थे। उसने अपने दिमाग को बहुत खराब किया था, लेकिन क्योंकि उसकी नींद टूट गई थी, जब बात सच हो गई तो उसने अपनी मानसिकता पर नियंत्रण खो दिया और अपने आत्मसंदेह का गुलाम बन गया। सोमवार की रात डॉब्स ने अपने पैरों के बारे में शिकायत करते हुए मेडिकल को सूचना दी। उसे यकीन था कि उसे स्ट्रेस फ्रैक्चर है, लेकिन जब उसने अपने जूते उतारे तो वे सूजे हुए या काले और नीले नहीं थे जैसी उसने कल्पना की थी। वे बिल्कुल स्वस्थ दिख रहे थे। मैं यह जानता हूँ क्योंकि मैं भी मेडिकल जांच के समय उसके ठीक बगल में बैठा था। मैंने उसकी शून्य दृष्टि देखी और जान गया कि अपरिहार्य स्थिति निकट है। यह वह भाव था जो किसी व्यक्ति के चेहरे पर तब आता है जब वह अपनी आत्मा का समर्पण कर देता है। जब मैंने पैरारेस्क्यू छोड़ा तो मेरी आंखों में वही भाव था। जो चीज मुझे और शॉन डॉब्स को हमेशा जोड़े रखेगी वह यह तथ्य है कि मुझे पता था कि वह छोड़ने से पहले ही पद छोड़ने वाला था। डॉक्टरों ने उसे मोट्रिन की पेशकश की और उसे पीड़ा में वापस भेज दिया। मुझे शॉन को अपने जूतों के फीते देखना याद है।
मैं सोचता था कि आखिरकार वह किस बिंदु पर टूटेगा। तभी एसबीजी अपने ट्रक में आया और चिल्लाया, यह आपके पूरे जीवन में अब तक की सबसे ठंडी रात होगी। मैं अपनी नाव के नीचे अपने दल के साथ कुख्यात स्टील पियर की ओर जा रहा था जब मैंने अपने पीछे नजर डाली और एसबीजी के गर्म ट्रक के पीछे शॉन को देखा। उसने आत्मसमर्पण कर दिया था। कुछ ही मिनटों में उसने 3 बार घंटी बजाई और अपना हेलमेट नीचे रख दिया। डॉब्स के बचाव में यह नर्क सप्ताह का एक दुस्वप्न था। पूरे दिन और पूरी रात बारिश होती रही, जिसका मतलब था कि आप कभी गर्म नहीं हुए और कभी सूखे नहीं। इसके अलावा कमान में किसी के पास शानदार विचार था कि कक्षा को चाव में राजाओं की तरह खिलाया और पानी नहीं दिया जाना चाहिए। इसके बजाय हमें लगभग हर भोजन के लिए ठंडे एमआरए की आपूर्ति की गई। उन्होंने सोचा कि इससे हमारी और भी अधिक परीक्षा होगी। इसे वास्तविक दुनिया के युद्ध क्षेत्र की स्थिति जैसा बनाएं। इसका मतलब यह भी था कि बिल्कुल कोई राहत नहीं थी और प्रचुर मात्रा में कैलोरी जलाए बिना किसी के लिए भी ऊर्जा प्राप्त करना कठिन था। दर्द और थकावट के बावजूद गर्म रहना तो दूर की बात है। हाँ, यह दुखद था, लेकिन मुझे यह बहुत पसंद आया। मैं एक आदमी की आत्मा को नष्ट होते देखने के बर्बर सौंदर्य से उबर गया और फिर से उठ खड़ा हुआ और उसके रास्ते में आने वाली हर बाधा को पार कर गया। अपने तीसरे दौर में मुझे पता था कि मानव शरीर क्या ले सकता है। मुझे पता था कि मैं क्या ले सकता हूँ और मैं उस गंदगी को खा रहा था। उसी समय मेरे पैर ठीक नहीं लग रहे थे और मेरा घुटना पहले दिन से ही भौंक रहा था। अब तक दर्द कुछ ऐसा था जिसे मैं कम से कम कुछ और दिनों तक झेल सकता था, लेकिन चोट लगने का विचार एक बिल्कुल अलग तरह की बकवास थी जिसे मुझे अपने दिमाग से बाहर निकालना पड़ा। मैं एक अंधेरी जगह में चला गया जहां सिर्फ मैं और दर्द और पीड़ा थी। मैंने अपने सहपाठियों या अपने प्रशिक्षकों पर ध्यान केंद्रित नहीं किया। मैं पूरी तरह से गुफा में चला गया। मैं उस कमीने से उबरने के लिए मरने को तैयार था। मैं अकेला नहीं था। बुधवार की देर रात हेल वीक के खत्म होने में 36 घंटे बचे थे। कक्षा 235 में त्रासदी हुई। हम कैटरपिलर स्विम नामक एक विकास के लिए पूल में थे, जिसमें प्रत्येक नाव चालक दल अपनी पीठ के बल तैरता था। पैर चारों ओर बंधे होते थे, धड़ एक श्रृंखला में। तैरने के लिए हमें अपने हाथों का उपयोग करना पड़ता था। हम पूल पर एकत्र हुए। वहां केवल 26 लोग बचे थे और उनमें से एक का नाम जॉन स्कोप था। मिस्टर स्कोप 6'2" और 225 पाउंड के एक नमूने थे, लेकिन वह ब्रेकआउट के कारण बीमार थे और पूरे सप्ताह चिकित्सा जांच के लिए आते जाते रहे थे। जब हम में से 25 लोग पूल डेक पर ध्यान से खड़े थे, सूजन, खरोंच और खून बह रहा था। वह पूल के किनारे सीढ़ियों पर बैठा था, ठंड में ठिठुर रहा था। ऐसा लग रहा था कि वह ठिठुर रहा है, लेकिन गर्मी की लहरें उसकी त्वचा से बाहर निकल रही थीं। उसका शरीर पूरी तरह से एक रेडिएटर था। मैं उसे 10 फीट दूर से महसूस कर सकता था। मुझे अपने पहले हेल वीक के दौरान डबल निमोनिया हो गया था और मुझे पता था कि यह कैसा दिखता और महसूस होता है। उसकी वायुकोश या वायुकोशिकाएं तरल पदार्थ से भर रही थीं। वह उन्हें साफ नहीं कर सका, इसलिए वह मुश्किल से सांस ले पा रहा था, जिससे उसकी समस्या और बढ़ गई। जब निमोनिया अनियंत्रित हो जाता है तो इससे फुफ्फुसीय एडिमा हो सकती है, जो घातक हो सकती है, और वह आधे रास्ते पर था। निश्चित रूप से कैटरपिलर तैराकी के दौरान उसके पैर ढीले पड़ गए और वह शीशे से भरी गुड़िया की तरह पूल के नीचे की ओर दौड़ पड़ा। 2 प्रशिक्षक उसके पीछे कूद पड़े और वहां से अफरा तफरी मच गई। उन्होंने हमें पानी से बाहर निकलने का आदेश दिया और हमें बाड़ के किनारे खड़ा कर दिया और हमारी पीठ पूल की ओर कर दी, क्योंकि चिकित्सक मिस्टर स्कोप को पुनर्जीवित करने के लिए काम कर रहे थे।
हमने सब कुछ सुना और जानते थे कि उसकी संभावनाएं खत्म हो रही थीं। 5 कुछ मिनट बाद वह अभी भी सांस नहीं ले रहा था और उन्होंने हमें लॉकर रूम में जाने का आदेश दिया। श्री स्कोप को अस्पताल ले जाया गया और हमें बर्ड एस कक्षा में वापस भागने के लिए कहा गया। हमें अभी तक यह नहीं पता था, लेकिन हेल वीक पहले ही खत्म हो चुका था। कुछ मिनट बाद एसबीजी अंदर आया और उसने ठंडी खबर दी। श्री स्कोप मर चुका है, उन्होंने कहा। उन्होंने कमरे का जायजा लिया। उनके शब्द उन लोगों के लिए एक सामूहिक आघात थे जो लगभग एक सप्ताह तक बिना नींद और बिना राहत के पहले से ही चाकू की धार पर थे। एसबीजी ने कोई बकवास नहीं की। यह वह दुनिया है जिसमें आप रहते हैं। वह आपके काम के दौरान मरने वाला पहला नहीं है और वह आखिरी भी नहीं होगा। उन्होंने मिस्टर स्कोप के रूममेट की ओर देखा और कहा, मीमूर, उसकी कोई भी गंदगी मत चुराओ। फिर वह कमरे से ऐसे चला गया जैसे यह एक और गड़बड़ वाला दिन हो। मुझे दुख, मतली और राहत के बीच फंसा हुआ महसूस हुआ। मैं दुखी था और मेरे पेट में दर्द हो रहा था कि मिस्टर स्कोप की मृत्यु हो गई, लेकिन हम सभी को इस बात से राहत मिली कि हम हेल वीक से बच गए। साथ ही जिस तरह से एसबीजी ने इसे संभाला वह बिल्कुल सही था, कोई बकवास नहीं थी। और मुझे याद है कि मैं सोच रहा था कि क्या सभी सील उनके जैसे होते। यह निश्चित रूप से मेरे लिए दुनिया होगी। मिश्रित भावनाओं के बारे में बात करें। देखिए, अधिकांश नागरिक यह नहीं समझते हैं कि जिस काम को करने के लिए हमें प्रशिक्षित किया जा रहा है, उसे करने के लिए आपको एक निश्चित स्तर की संवेदनहीनता की आवश्यकता है। क्रूर दुनिया में रहने के लिए आपको निर्दयी सच्चाइयों को स्वीकार करना होगा। मैं यह नहीं कह रहा कि यह अच्छा है। जरूरी नहीं कि मुझे इस पर गर्व हो, लेकिन स्पेशल ऑप्स एक कठोर दुनिया है और यह एक कठोर दिमाग की मांग करती है। नरक सप्ताह 36 घंटे पहले समाप्त हो गया था। ग्राइंडर पर कोई पिज्जा या ब्राउन शर्ट समारोह नहीं था, लेकिन संभावित 156 में से 25 लोगों ने इसे बनाया था। एक बार फिर मैं कुछ में से एक था और एक बार फिर मैं पिलसबरी डॉबॉय की तरह सूझ गया था और 21 सप्ताह का प्रशिक्षण अभी भी बाकी था और मैं बैसाखी पर था। मेरी पटेला बरकरार थी, लेकिन मेरी दोनों पिंडलियां छोटे छोटे फ्रैक्चर के कारण कट गई थीं। ये खराब हो जाता है। प्रशिक्षक अनिश्चित थे क्योंकि उन्हें हेल वीक को समय से पहले बुलाने के लिए मजबूर किया गया था, इसलिए उन्होंने केवल 48 घंटों के बाद वॉक वीक समाप्त कर दिया। हर कल्पनीय मीट्रिक के अनुसार मुझे चोदा गया। जब मैंने अपना टखना हिलाया तो मेरी पिंडलियां सक्रिय हो गईं और मुझे तेज दर्द महसूस हुआ, जो एक बड़ी समस्या थी क्योंकि बर्ड एस में एक सामान्य सप्ताह में 60 मील तक दौड़ने की आवश्यकता होती है। 2 टूटी पिंडलियों पर ऐसा करने की कल्पना करें। कक्षा 235 के अधिकांश लोग कोरोनाडो में नेवल स्पेशल वॉरफेयर कमांड के बेस पर रहते थे। मैं लगभग 20 मील दूर चुला विस्टा में $700 प्रति माह के स्टूडियो अपार्टमेंट में फफूंदी की समस्या के साथ रहती थी, जिसे मैंने अपनी गर्भवती महिला के साथ साझा किया था। पत्नी और सौतेली बेटी। उसके गर्भवती होने के बाद पाम और मैंने दोबारा शादी कर ली। मैंने एक नए होंडा पासपोर्ट का वित्त पोषण किया, जिससे मुझ पर लगभग $60,000 का कर्ज हो गया और हम तीनों अपने परिवार को फिर से शुरू करने के लिए इंडियाना से सैन डिएगो चले गए। मैंने एक कैलेंडर वर्ष में दूसरी बार हेल वीक पास किया था और वह ग्रेजुएशन के ठीक आसपास हमारे बच्चे को जन्म देने वाली थी, लेकिन मेरे सिर या मेरी आत्मा में कोई खुशी नहीं थी। ऐसा कैसे हो सकता है? हम एक गंदगी भरे माहौल में रहते थे जो कि सामर्थ्य की सीमा पर था और मेरा शरीर एक बार फिर टूट गया था। अगर मैं इसे पूरा नहीं कर सका तो मैं किराया भी नहीं दे पाऊंगा। सब कुछ फिर से शुरू करना होगा और काम की एक नई लाइन ढूंढनी होगी।
मैं ऐसा नहीं कर सका और नहीं होने दूंगा। पहले चरण की तीव्रता दोबारा शुरू होने से एक रात पहले मैंने अपना सिर मुंडवा लिया और अपने प्रतिबिंब में घूरने लगा। लगभग 2 वर्षों से मैं लगातार दर्द को चरम सीमा तक ले जा रहा हूँ और अधिक के लिए वापस आ रहा हूँ। मैं तेजी से सफल हुआ लेकिन विफलता में जिंदा दफन हो गया। उस रात एकमात्र चीज जिसने मुझे आगे बढ़ना जारी रखने की अनुमति दी वह यह ज्ञान था कि जो कुछ भी मैं झेल रहा था उसने मेरे दिमाग को शांत करने में मदद की थी। सवाल यह था कि बेरहम कितना मोटा था। एक आदमी कितना दर्द सह सकता है? क्या मुझ में टूटी टांगों पर दौड़ने की क्षमता थी? मैं अगली सुबह 3:30 बजे उठा और बेस की ओर चला गया। मैं लंगड़ाते हुए BUDS पिंजरे तक गया जहां हमने अपना सामान रखा था और एक बेंच पर गिर गया। अपना बैग मेरे पैरों पर गिरा दिया। अंदर और बाहर बिल्कुल अंधेरा था और मैं बिल्कुल अकेला था। जैसे ही मैंने अपने डाइव बैग में से खोदा मैं दूर तक लहरों की लहरें सुन सकता था। मेरे डाइव गियर के नीचे डक्ट टेप के 2 रोल दबे हुए थे। जब मैंने उन्हें पकड़ा तो मैं केवल अपना सिर हिला सका और अविश्वास से मुस्कुरा सका, यह जानते हुए भी कि मेरी योजना कितनी पागलपन भरी थी। मैंने सावधानी से अपने दाहिने पैर पर एक मोटी काली ट्यूब वाली जुर्राब खींच ली। स्पर्श करने पर पिंडली कोमल हो गई थी और टखने के जोड़ की हल्की सी हलचल भी पीड़ा के स्तर को बढ़ा देती थी। वहां से मैंने टेप को अपनी एड़ी के चारों ओर लपेटा, फिर टखने के ऊपर और वापस एड़ी तक, अंत में पैर से नीचे और पिंडली तक ऊपर ले गया जब तक कि मेरा पूरा निचला पैर और पैर कसकर लपेट नहीं गए। वह तो बस पहला कोट था। फिर मैंने एक और काला ट्यूब मोजा पहना और अपने पैर और टखने पर भी उसी तरह टेप लगाया। जब तक मेरा काम पूरा हुआ मेरे पास 2 मोजे की परतें और 2 टेप की परतें थीं, और एक बार जब मेरा पैर बूट में बंध गया तो मेरे टखने और पिंडली सुरक्षित और स्थिर हो गए। संतुष्ट होकर मैंने अपना बायां पैर ऊपर उठाया और 1 घंटे बाद ऐसा लगा मानो मेरे दोनों निचले पैर मुलायम टुकड़ों में धंस गए हों। चलने में अभी भी दर्द होता है, लेकिन जब मेरा टखना हिलता था तो मुझे जो यातना महसूस होती थी वह अधिक सहनीय थी, या कम से कम मैंने ऐसा सोचा था। मुझे निश्चित रूप से पता चल जाएगा कि हमने कब दौड़ना शुरू किया। उस दिन हमारा पहला प्रशिक्षण दौड़ अग्नि परीक्षण था और मैंने अपने हिप फ्लेक्सर्स के साथ दौड़ने की पूरी कोशिश की। आमतौर पर हम अपने पैरों और निचले पैरों को लय चलाने देते हैं। मुझे उसे उलटना पड़ा, प्रत्येक गतिविधि को अलग करने और कूल्हे से नीचे तक मेरे पैरों में गति और शक्ति उत्पन्न करने के लिए गहन ध्यान केंद्रित करना पड़ा, और पहले 30 मिनट के लिए दर्द सबसे खराब था जो मैंने अपने जीवन में कभी महसूस किया था। टेप मेरी त्वचा में कट गया, जबकि तेज प्रहार से मेरी कटी हुई पिंडलियों में पीड़ा की लहरें दौड़ गईं। और यह 5 महीने तक लगातार दर्द का वादा करने वाली पहली दौड़ थी। क्या इससे दिन ब दिन जीवित रहना संभव था? मैंने छोड़ने के बारे में सोचा। यदि विफलता ही मेरा भविष्य थी और मुझे अपने जीवन पर पूरी तरह से पुनर्विचार करना होगा, तो इस अभ्यास का क्या मतलब था? अपरिहार्य में देरी क्यों? क्या मेरा दिमाग खराब हो गया था? प्रत्येक विचार उसी पुराने सरल प्रश्न पर आकर सिमट गया, क्यों? असफलता की गारंटी देने का एकमात्र तरीका अभी छोड़ देना है। कमीने, मैं अब खुद से बात कर रहा था। मेरे मन और आत्मा को कुचलने वाली पीड़ा के शोर पर चुपचाप चिल्ला रही थी। दर्द सह लो, नहीं तो यह सिर्फ तुम्हारी विफलता नहीं होगी, यह आपके परिवार की विफलता होगी। मैंने कल्पना की कि अगर मैं वास्तव में इसे पूरा कर सकूं तो मुझे कैसा महसूस होगा। यदि मैं इस मिशन को पूरा करने के लिए आवश्यक दर्द सहन कर पाता, इससे पहले कि और अधिक दर्द बरसता और तूफान की तरह मेरे भीतर घूमता, मुझे आधा मील और मिल जाता।
लोगों को स्वस्थ बर्ड एस से गुजरने में कठिनाई होती है और आप टूटे हुए पैरों के साथ इससे गुजर रहे हैं। और कौन इस बारे में सोचेगा, मैंने पूछ लिया। और कौन एक टूटे हुए पैर पर 1 मिनट भी दौड़ने में सक्षम होगा? 2 की तो बात ही छोड़िए। केवल गोगिंस, आप व्यवसाय में 20 मिनट हैं। गोगिंस, तुम एक चोदू मशीन हो। अब से लेकर अंत तक आपका प्रत्येक कदम आपको और अधिक कठिन बना देगा। उस आखिरी संदेश ने कोड को पासवर्ड की तरह तोड़ दिया। मेरा कठोर दिमाग आगे बढ़ने का टिकट था और 40 मिनट के निशान पर कुछ उल्लेखनीय घटित हुआ। दर्द कम ज्वार तक कम हो गया। टेप ढीला हो गया था, इसलिए यह मेरी त्वचा में नहीं कट रहा था और मेरी मांसपेशियां और हड्डियां इतनी गर्म थीं कि कुछ तेज चोट झेलनी पड़ सकती थी। दर्द पूरे दिन आता जाता रहेगा, लेकिन यह बहुत अधिक प्रबंधनीय हो गया। और जब दर्द प्रकट हुआ तो मैंने खुद से कहा कि यह इस बात का सबूत है कि मैं कितना सख्त था और मैं कितना सख्त होता जा रहा था। दिन ब दिन वही अनुष्ठान चलता रहा। मैं जल्दी आ गया। मेरी नली पर टेप लगा दिया गया। पैर 30 मिनट के अत्यधिक दर्द को सहन किया, खुद से बात की और जीवित रहे। यह कोई नकली बकवास नहीं थी। मेरे लिए तथ्य यह है कि मैं हर दिन खुद को इस तरह से कुछ करने के लिए तैयार दिखता हूं था वास्तव में आश्चर्यजनक। प्रशिक्षकों ने मुझे इसके लिए पुरस्कृत भी किया। उन्होंने यह देखने के लिए मेरे हाथ और पैर बांधने और मुझे पूल में फेंकने की पेशकश की कि क्या मैं 4 चक्कर लगा सकता हूं। वास्तव में उन्होंने कोई पेशकश नहीं की। उन्होंने जोर दिया। यह उस विकास का एक हिस्सा था जिसे वे ड्रोन प्रूफिंग कहना पसंद करते थे। मैंने इसे नियंत्रित डूबना कहना पसंद किया। हमारे हाथ पीछे बंधे हुए थे और पैर हमारी पीठ के पीछे बंधे हुए थे। हम केवल डॉल्फिन किक कर सकते थे और हमारी कक्षा के कुछ अनुभवी तैराकों के विपरीत, जो ऐसे दिखते थे जैसे उन्हें माइकल फेल्प्स जीन पूल से खींच लिया गया हो, मेरी डॉल्फिन किक यह एक स्थिर रॉकिंग घोड़े जैसा था और लगभग समान प्रणोदन प्रदान करता था। मेरी सांसें लगातार फूल रही थीं। मैं सतह के पास बने रहने के लिए संघर्ष कर रहा था। सांस लेने के लिए मैं पानी के ऊपर अपना सिर रख रहा था, केवल नीचे डूबने और जोर से किक मारने के लिए गति पाने की व्यर्थ कोशिश कर रहा था। मैंने इसके लिए अभ्यास किया था। कई हफ्तों तक मैं पूल में गया और यहाँ तक कि वेटसूट शॉर्ट्स के साथ भी प्रयोग किया, यह देखने के लिए कि क्या मैं उन्हें कुछ उछाल प्रदान करने के लिए अपनी वर्दी के नीचे छिपा सकता हूँ। उन्होंने ऐसा दिखाया जैसे मैंने टाइटेनियम यूडीटी शॉर्ट्स के नीचे डायपर पहना हुआ था और उन्होंने मदद नहीं की, लेकिन उस सभी अभ्यास ने मुझे डूबने की भावना के साथ इतना आरामदायक बना दिया कि मैं सहने में सक्षम हो गया और उस परीक्षा को पास करो। दूसरे चरण उर्फ गोता चरण में हमारे पास एक और क्रूर पानी के नीचे का विकास था। फिर इसमें पानी पर चलना शामिल था। जब भी मैं इसे लिखता हूँ तो यह हमेशा बहुत ही बुनियादी लगता है, लेकिन इस ड्रिल के लिए हमें पूरी तरह से चार्ज जुड़वा 80 लीटर टैंक और 16 पाउंड वजन बेल्ट से सुसज्जित किया गया था। हमारे पास पंख थे, लेकिन पंखों से लात मारने से मेरे टखनों और पिंडलियों पर दर्द और तनाव बढ़ गया। मैं पानी के लिए टेप नहीं लगा सका। मुझे दर्द सहना पड़ा। उसके बाद हमें बिना डूबे 50 मीटर तक पीठ के बल तैरना पड़ा। फिर पलटें और पेट के बल 50 मीटर तैरें, एक बार फिर सतह पर रहें, पूरी तरह से लदे हुए रहते हुए। हमें किसी भी प्लवनशीलता उपकरण का उपयोग करने की अनुमति नहीं थी और हमारे सिर ऊपर रखने से हमारी गर्दन, कंधों, कूल्हों और पीठ के निचले हिस्से में तीव्र दर्द होता था। उस दिन पूल से आने वाली आवाजें कुछ ऐसी हैं जिन्हें मैं कभी नहीं भूलूंगा। तैरते रहने और सांस लेने की हमारी हताश कोशिशों ने आतंक, हताशा और परिश्रम का एक श्रव्य मिश्रण उत्पन्न किया। हम बड़बड़ा रहे थे, घुरघुरा रहे थे और हाँफ रहे थे।
मैंने कंठस्थ चीखें और ऊंची ऊंची चीखें सुनी। कई लोग डूब गए, नीचे अपने वजन बेट उतार दिए और अपने टैंकों से मुक्त हो गए, जिससे वे पूल के फर्श पर दुर्घटनाग्रस्त हो गए, फिर सतह पर जा गिरे। केवल एक आदमी पहले प्रयास में उस विकास को पार कर सका। हमें किसी भी विकास को पारित करने के लिए केवल 3 मौके मिले और मुझे उस एक को पारित करने के लिए तीनों का समय लगा। अपने आखिरी प्रयास में मैंने लंबी तरल कैंची किक पर ध्यान केंद्रित किया, फिर से अपने अत्यधिक काम वाले हिप फ्लेक्सर्स का उपयोग किया। मैंने बमुश्किल इसे बनाया। जब तक हम तीसरे चरण में पहुँचे, सैन क्लेमेंटे द्वीप पर भूमि युद्ध प्रशिक्षण मॉड्यूल, मेरे पैर ठीक हो गए थे और मुझे पता था कि मैं इसे स्नातक स्तर तक ले जाऊंगा, लेकिन सिर्फ इसलिए कि यह आखिरी लैप था इसका मतलब यह नहीं है आसान था। द स्ट्रैंड के मुख्य बर्ड एस परिसर में आपको बहुत सारे आकर्षक सामान आते हुए मिलेंगे। सभी प्रकार के अधिकारी प्रशिक्षण देखने के लिए रुकते हैं, जिसका अर्थ है कि लोग प्रशिक्षकों के कंधों पर झांक रहे हैं। द्वीप पर केवल आप और वे हैं। वे गंदा होने के लिए स्वतंत्र हैं और कोई दया नहीं दिखाते। यही कारण है कि मुझे यह द्वीप बहुत पसंद आया। एक दोपहर हम 2 और 3 लोगों की टीमों में बंट गए और वनस्पति के साथ मिश्रित छिपने की जगहें बनाई। हम तब तक अंत की ओर आ रहे थे और हर कोई कातिलाना आकार में और निडर था। लोग बारीकियों पर अपना ध्यान केंद्रित करने में लापरवाही बरत रहे थे और प्रशिक्षक नाराज थे, इसलिए उन्होंने हमें एक क्लासिक अनुभव देने के लिए सभी को एक घाटी में बुलाया। इसमें पुशअप्स, सिटअप्स, फ्लटर किक्स और 8 गिनती बॉडी बिल्डर उन्नत बर्पीज प्रचुर मात्रा में होंगे। लेकिन पहले उन्होंने हमें घुटने टेकने और अपने हाथों से इतना बड़ा गड्ढा खोदने के लिए कहा कि हम कुछ अनिर्दिष्ट समय के लिए खुद को गर्दन तक दफना सकें। मैं मन ही मन मुस्कुरा रहा था और गहराई में उतर रहा था। तभी एक प्रशिक्षक मुझे प्रताड़ित करने का एक नया रचनात्मक तरीका लेकर आया। गोगिंस, उठो, तुम्हें यह बकवास बहुत पसंद है। मैं हंसा और खोदता रहा, लेकिन वह गंभीर था। मैंने कहा, उठो गोगिंस, तुम्हें बहुत अधिक आनंद मिल रहा है। मैं उठ खड़ा हुआ, एक तरफ हट गया और अपने सहपाठियों को अगले 30 मिनट तक मेरे बिना तड़पते देखा। तब से प्रशिक्षकों ने मुझे अपने बीट डाउन में शामिल करना बंद कर दिया। जब कक्षा को पुशअप्स, सिटअप्स करने या भीगने और रेत से लथपथ होने का आदेश दिया गया, तो उन्होंने हमेशा मुझे बाहर कर दिया। मैंने इसे गर्व की बात के रूप में लिया कि मैंने अंततः पूरे बर्ड एस स्टाफ की इच्छा को तोड़ दिया, लेकिन मैं हार से भी चूक गया, क्योंकि मैंने उन्हें अपने दिमाग को कठोर बनाने के अवसरों के रूप में देखा। अब वे खत्म हो चुके थे। मेरे लिए यह ध्यान में रखते हुए कि ग्राइंडर बहुत सारे नेवी सील प्रशिक्षण का केंद्र चरण था, यह समझ में आता है कि यहीं पर बर्ड एस स्नातक समारोह आयोजित किया जाता है। परिवार उड़ते हैं। पिता और भाई अपनी छाती फुलाते हैं, माताएं, पत्नियां और गर्लफ्रेंड्स सभी तैयार हो चुकी हैं और बेहद खूबसूरत लग रही हैं। दर्द और दुख के बजाय डामर के उस टुकड़े पर मुस्कुराहट थी जब कक्षा 235 के स्नातक समुद्री हवा में लहराते एक विशाल अमेरिकी ध्वज के नीचे हमारी सफेद पोशाक में एकत्र हुए थे। हमारे दाहिनी ओर वह कुख्यात घंटी थी जिसे हमारे 130 सहपाठियों ने सेना में संभवतः सबसे चुनौतीपूर्ण प्रशिक्षण को छोड़ने के लिए बजाया था। हम में से प्रत्येक को व्यक्तिगत रूप से पेश किया गया और स्वीकार किया गया। जब मेरा नाम पुकारा गया तो मेरी माँ की आंखों में खुशी के आंसू आ गए, लेकिन अजीब बात है कि मुझे दुख के अलावा कुछ भी महसूस नहीं हुआ। माँ और मैं बर्ड एस स्नातक स्तर पर, ग्राइंडर पर और बाद में एमसीपीज में डाउनटाउन में पसंद का सील पब कोरोनाडो मेरे टीम के साथी गर्व से झूम उठे जब वे अपने परिवारों के साथ तस्वीरें लेने के लिए एकत्र हुए।
बार में जब सभी लोग नशे में धुत थे तो संगीत बज रहा था और वे ऐसे शोर मचा रहे थे मानो उन्होंने अभी अभी कुछ जीता हो। और सच कहूँ तो उस चीज ने मुझे परेशान कर दिया, क्योंकि मुझे बर्ड एस को जाते हुए देखकर दुख हुआ। जब मैंने पहली बार सील्स में प्रवेश किया तो मैं एक ऐसे क्षेत्र की तलाश में था जो या तो मुझे पूरी तरह से नष्ट कर दे या मुझे अटूट बना दे। बर्ड एस ने वह प्रदान किया। इसने मुझे दिखाया कि मानव मस्तिष्क क्या करने में सक्षम है और इसका उपयोग कैसे किया जाए ताकि मैं पहले से कहीं अधिक दर्द सह सकूं, ताकि मैं उन चीजों को हासिल करना सीख सकूं जिनके बारे में मैं कभी नहीं जानता था कि वे संभव हैं। जैसे टूटे हुए पैरों पर दौड़ना। ग्रेजुएशन के बाद असंभव कार्यों को जारी रखना मेरे ऊपर निर्भर होगा, क्योंकि नेवी सील के इतिहास में सिर्फ 36वां अफ्रीकी अमेरिकी BUD/S स्नातक बनना एक उपलब्धि थी, लेकिन बाधाओं को चुनौती देने की मेरी खोज अभी शुरू ही हुई थी। चुनौती 5, यह कल्पना करने का समय है। फिर औसत व्यक्ति प्रति घंटे 2000 से 3000 विचार सोचता है। उन बकवासों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय जिन्हें आप बदल नहीं सकते, उन चीजों की कल्पना करने की कल्पना करें जिन्हें आप बदल सकते हैं। अपने रास्ते में आने वाली किसी भी बाधा को चुनें या एक नया लक्ष्य निर्धारित करें और उस पर काबू पाने या हासिल करने की कल्पना करें। किसी भी चुनौतीपूर्ण गतिविधि में शामिल होने से पहले मैं अपनी सफलता कैसी दिखती और महसूस होती है, इसकी एक तस्वीर बनाकर शुरुआत करता हूँ। मैं हर दिन इसके बारे में सोचूंगा और जब मैं प्रशिक्षण ले रहा होता हूँ, प्रतिस्पर्धा कर रहा होता हूँ या कोई भी कार्य चुनता हूँ, तो वह भावना मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। लेकिन विजुअलाइजेशन केवल किसी ट्रॉफी समारोह के दिवास्वप्न के बारे में नहीं है, वास्तविक या रूपक। आपको उन चुनौतियों की भी कल्पना करनी चाहिए जो उत्पन्न होने की संभावना है, और यह निर्धारित करना चाहिए कि जब समस्याएं उत्पन्न होंगी तो आप उन पर कैसे हमला करेंगे। इस तरह आप यात्रा के लिए यथासंभव तैयार रह सकते हैं। अब जब मैं पैदल दौड़ के लिए जाता हूँ तो मैं पहले पूरा कोर्स चलाता हूँ, सफलता के साथ साथ संभावित चुनौतियों को भी देखता हूँ, जिससे मुझे अपनी विचार प्रक्रिया को नियंत्रित करने में मदद मिलती है। आप हर चीज के लिए तैयारी नहीं कर सकते हैं, लेकिन यदि आप समय से पहले रणनीतिक विजुअलाइजेशन में संलग्न होते हैं तो आप यथासंभव तैयार रहेंगे। इसका अर्थ सरल प्रश्नों का उत्तर देने के लिए तैयार रहना भी है। आप ऐसा क्यों कर रहे हो? आपको इस उपलब्धि की ओर क्या प्रेरित कर रहा है? जिस अंधकार को आप ईंधन के रूप में उपयोग कर रहे हैं, वह कहां से आता है? किस बात ने आपके दिमाग को खराब कर दिया है? जब आप दर्द और संदेह की दीवार से टकराते हैं, तो आपको उन उत्तरों को अपनी उंगलियों पर रखने की आवश्यकता होगी। आगे बढ़ने के लिए आपको अपने अंधेरे को दूर करना होगा, उसे दूर करना होगा और अपने कठोर दिमाग पर निर्भर रहना होगा। याद रखें, विजुअलाइजेशन कभी भी अधूरे काम की भरपाई नहीं करेगा। आप झूठ की कल्पना नहीं कर सकते। सरल प्रश्नों का उत्तर देने और दिमागी खेल जीतने के लिए मैं जो भी रणनीतियां अपनाता हूं, वे केवल इसलिए प्रभावी होती हैं क्योंकि मैं काम करता हूं। यह पदार्थ पर मन से कहीं अधिक है। हर दिन अपने कष्टों को अपने दिन में शामिल करने के लिए अथक आत्मानुशासन की आवश्यकता होती है, लेकिन यदि आप ऐसा करते हैं तो आप पाएंगे कि उस कष्ट के दूसरे छोर पर एक पूरी जिंदगी आपका इंतजार कर रही है। इस चुनौती का भौतिक होना जरूरी नहीं है, और जीत का मतलब हमेशा यह नहीं होता कि आप पहले स्थान पर आएं। इसका मतलब यह हो सकता है कि आपने अंततः जीवन भर के डर या किसी भी डर पर काबू पा लिया है। अन्य बाधा जिसने आपको अतीत में आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर किया।
जो भी हो, दुनिया को अपनी कहानी बताएं कि आपने अपना बख्तरबंद दिमाग कैसे बनाया और यह आपको कहां ले गया।